everyone, I am Swati Vishwakarma and you are watching 12 classes. So, आज हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को पढ़ेंगे यानी कि डीपीएसपी। डीपीएसपी जिसे हम हिंदी में राज्य नीति के क्या कहते हैं, हम हिंदी में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत कहते हैं। आई होप आपको ये पता होगा, है ना, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। अगर हम देखें तो ये हमारा कौन से पार्ट में दिया गया है, तो ये हमारा पार्ट 4 में दिया गया है ना। तो जल्दी से एक बार रिवाइज करते हैं कि पार्ट 3 में क्या दिया गया है। तो पार्ट 3 में हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। पार्ट 2 की अगर बात करें तो इसमें सिटीजनशिप दिया गया है। और पार्ट 1 में क्या दिया गया है, और पार्ट 1 में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में दिया गया है। ओके, चलिए अब हम एक बार इसको डिटेल में स्टडी कर लेते हैं और डिटेल में इसके बारे में जानते हैं कि डीपीएसपी है क्या, ये कैसे वर्क करता है और इसके फीचर्स क्या क्या है। ठीक है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 में दिया गया है, हमने पहले देखा। और ये कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 हमें किसके बारे में बताता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। अब मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ नाम, जैसे आपको नाम से ही पता चलेगा। अब मैं जब फंडामेंटल राइट कहती हूँ तो आप क्या कहोगे कि फंडामेंटल राइट में हमें सिटीजन्स को या तो फिर जो भी रहने वाले लोग हैं इंडिया में उनको कुछ अधिकार दिए गए हैं, है ना। उसी तरह डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, स्टेट यानी कि राज्य को क्या करते हैं, कुछ रूल्स बताते हैं, कुछ रेगुलेशंस देते हैं कि उनको कैसे क्या करना है, रूल कैसे करना है, उनको कुछ निर्देश देते हैं। आपको निर्देशक सिद्धांत नाम से ही पता चल रहा है ना। तो ये डायरेक्ट करते हैं हमारे राज्य को, राज्य यानी कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, है ना, इनको। अब आप देखेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से लिया गया है, तो हमने देखा कि हम इसे आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। ओके, अब ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शन है। क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शन से यानी कि निर्देशक सिद्धांत है, जो क्या करता है हमारे जो भी लेजिस्लेटिव है, जो भी एग्जीक्यूटिव है, उनको क्या करता है एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में क्या करता है, ये इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है, निर्देश देता है कि आपको कैसे काम करना है। ओके, अब हम देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब आया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आया था और उस समय गवर्नर क्या कर रहे थे, गवर्नर रूल करते थे, है ना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जब आया था तो ये गवर्नर को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए, क्या दिए, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए कि आपको काम कैसे करना है, आप कैसे काम करेंगे, आप चीजों को मैनेज कैसे करेंगे, इन सब के बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में बताया गया था। और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी सेम उसी की तरह है, जो क्या करता है हमारे स्टेट को, हमारे राज्य को बताता है कि उन्हें काम कैसे करना है। क्लियर है। अब इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा था, नोवेल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। नोवेल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं पॉइंट आउट करते जाऊंगी जो जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। बेसिकली मैं जो भी वीडियो में ली हूँ कॉन्सेप्ट्स, वो प्रीवियस ईयर से ही रिलेटेड है, तो आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। अब डीपीएसपी क्या है, कोऑपरेटिव फेडरेशन है। कोऑपरेटिव फेडरेशन ये किसने कहा था, तो ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा था कि डीपीएसपी क्या है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। अब इंडिया इज अ क्वासी फेडरल, हमने देखा था इंडिया इज अ क्वासी फेडरल जब हम फंडामेंटल राइट्स वगैरह पढ़ रहे थे तो हमने देखा था। तो ये किसने कहा था, केसी वेयर ने कहा था, ये हमने पहले ही देखा है। अब कंसाइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डीपीएसपी क्या है, कंसाइंस है कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर डीपीएसपी क्या करता है, सीक टू एस्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट। डीपीएसपी का काम ही क्या है कि ये लोक कल्याण के बारे में काम करे, मतलब स्टेट को ऐसी राय दे, स्टेट को ऐसे निर्देश दे जिससे क्या हो, लोग का कल्याण हो, जिससे क्या हो, लोगों का कल्याण हो, लोगों का कल्याण हो, है ना। अब देखो, इस्टेब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। अब डीपीएसपी क्या करता है, डीपीएसपी सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करता है। सोशल यानी कि सामाजिक, और इकोनॉमिक मतलब आर्थिक डेमोक्रेसी, मतलब अब डेमोक्रेसी मतलब कि लोगों का यहाँ पे अच्छे से सबको इक्वल राइट्स मिले, इक्वल सबके साथ जस्टिस हो, इन सारी चीजों को सामाजिक और आर्थिक रूप से कौन स्टडी करता है या कौन स्टैब्लिश करता है, तो डीपीएसपी करता है। लेकिन क्वेश्चन अगर पूछ ले पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये तो पॉलिटिकल राइट,
पॉलिटिकल जस्टिस कौन प्रोवाइड करता है? तो वो क्या होता है? फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट हमें पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड करता है और डीपीएसपी सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रोवाइड करता है। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं। हम क्या देखें कि आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 किसके बारे में दिया गया है? आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 डीपीएसपी में दिया गया है, डीपीएसपी के बारे में दिया गया है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, आर्टिकल्स वाइज हम स्टडी करते हुए जाएंगे। ओके, तो आर्टिकल 36 क्या बताता है? मीनिंग ऑफ स्टेट। अब जब हम फंडामेंटल राइट पढ़ रहे थे, आप याद करोगे उस समय आर्टिकल 12 में हमने डिस्कस किया था कि स्टेट के अंदर कौन कौन से चीज आएंगे, क्या क्या आएंगे, है ना? तो ये सेम यहाँ पे आर्टिकल 12 के जैसा ही आर्टिकल 36 में स्टेट का डेफिनेशन दिया गया है। लाइक कौन कौन होंगे स्टेट के अंदर में? जो भी गवर्नमेंट बॉडीज है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये सारे लेजिस्लेचर हो गए, एग्जीक्यूटिव हो गए, ये सारे क्या के अंदर आएंगे? स्टेट के अंदर आएंगे। क्लियर है? और फिर आर्टिकल 37 में आप देखोगे कि एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल। इसमें बताया है कि इसमें जो भी प्रिंसिपल्स दिए गए हैं उसको कैसे वर्क करना है, वो कैसे काम करते हैं, इन सारे चीजों को आर्टिकल 37 में दिया गया है। और ये भी कहा गया है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये क्या है? नॉन जस्टिसिएबल है। नॉन जस्टिसिएबल मतलब आप कोर्ट नहीं जा सकते हो। जैसे अगर आपके पास फंडामेंटल राइट्स, आपके किसी भी फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो आप क्या कर सकते हो? कोर्ट जाते हो, है ना? कोर्ट जाते हो और वहां पे न्याय मांगते हो। लेकिन अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कोई चीज दिया हुआ है और अगर वो फुलफिल नहीं हो रहा है तो उसके अगेंस्ट में आप कोर्ट नहीं जा सकते हो। बेसिकली जब हमारा संविधान जब बना रहे थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे वो लोग जो संविधान बना रहे थे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, तो उन्होंने कुछ हमारे लिए कुछ एम या तो फिर कुछ एम एक डिसाइड कर दिए, कुछ लक्ष्य क्या कर दिए? डिसाइड कर दिए, निर्धारित कर दिए कि हमारे अपकमिंग जो ईयर्स है उसमें हमें क्या क्या लक्ष्य को क्या करना है, हमें कंप्लीट करना है, ठीक है, गेन करना है। तो उसी को हम क्या कहेंगे? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसलिए आप इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते हो। ऐसा नहीं कि आपका कोई डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आपका फुलफिल नहीं हो रहा है और आप चले गए कोर्ट, तो कोर्ट क्या कहेंगे? नहीं नहीं, ये क्या है? ये तो नॉन जस्टिसिएबल है। आपने आर्टिकल 37 नहीं पढ़ा क्या? ठीक है, तो ये चीज याद रखना है। आर्टिकल 36 क्या कहता है? मीनिंग ऑफ स्टेट। एंड आर्टिकल 37 कोर्ट नहीं जा सकते हो, दैट मीन्स इट इज नॉन जस्टिसिएबल। ओके, अब हम क्या करते हैं? आर्टिकल 39 टू 43 एक बार मैं आपको स्टोरी की तरह से बताती हूँ और फिर हम उसे एक बार डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, अब देखिए, सबसे पहले क्या होता है? एक वेलफेयर नाम का एक कर्मचारी रहता है, ठीक है? वेलफेयर नाम का कर्मचारी रहता है जो एलडीसी यानी कि लोअर डिविजनल क्लर्क रहता है। अब ये कर्मचारी क्या है? लोअर डिविजनल क्लर्क है। ये क्या करता है? पब्लिक हेल्थ सेंटर में काम करता है, ठीक है? पीएससी यानी कि ये पब्लिक हेल्थ सेक्टर में काम करता है और ये देखता है कि लोगों को क्या होना चाहिए? लोगों को फ्री लीगल एड मिलना चाहिए, है? फ्री लीगल एड मतलब लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए। और इसीलिए ये क्या करता है? अब इसीलिए ये बोलता है कि ठीक है, अब हम क्या करेंगे? पंचायत में जाएंगे, क्योंकि राज्य राज्य शहर का तो बहुत बात हो गया। हम पंचायत को लोगों को क्या करेंगे? फ्री लीगल एड देंगे। और इनको क्या करेंगे? हम अब फ्री लीगल एड देंगे और साथ में ही इनको राइट टू वर्क देंगे, इनको काम करने का अधिकार देंगे। अब जिससे क्या होगा? इनके साथ जस्ट होगा, इनके जो ह्यूमन कंडीशन है इनमें इनको क्या मिलेगा? राहत मिलेगी, इनके साथ न्याय होगा, है ना? पंचायत गांव के लोगों के साथ। और फिर मैटरनिटी लीव्स भी देंगे, मतलब जो मैटरनिटी लीव्स मतलब जो भी फीमेल्स है, अगर वो जो मदर है तो उनको मदर बनने के लिए उनको क्या, मदर बनने के लिए उनको कुछ लीव दिया जाएगा, उनको कुछ टाइम पीरियड दिया जाएगा। लाइक कुछ दिन की छुट्टी दी जाएगी। जैसे कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं वहां पे जो मदर होती हैं उनको क्या दिया जाता है? छुट्टी दिया जाता है ना, उसे हम मैटरनिटी लीव कहते हैं। फिर अब क्या होता है? लिविंग वेजेस देंगे, ठीक है? ऐसा वेज देंगे, ऐसा ये जो एलडीसी जो लोअर डिविजनल क्लर्क है वेलफेयर नाम का, ये बोलता है कि हम ऐसा वेजेस देंगे ताकि लोग क्या कर सके, उसमें अच्छे से उनका जीवन गुजारा हो सके। और पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, और हम ये भी निर्धारित करेंगे कि जो वर्कर्स है वो क्या करें? मैनेजमेंट इंडस्ट्रीज में अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं।
ठीक है, तो हम एक बार फिर से समराइज करते हैं। क्या हमने स्टोरी देखी कि वेलफेयर नाम का एक लोअर डिविजनल कलेक्ट था जो पब्लिक हेल्थ सेंटर में काम करता था। अब ये देखा, अब इसको लोक कल्याण का करने का बहुत मन था, जैसा कि इसका नाम वेलफेयर था। इसीलिए ये क्या बोलता है कि अब हम फ्री लीगल एड देंगे लोगों को। कहाँ के लोगों को? पंचायत के लोगों को। और उनको हम क्या करेंगे? राइट टू वर्क देंगे, उनको राइट देंगे, काम करने का अधिकार देंगे, है ना। और ऐसा काम करने का अधिकार देंगे कि उनके साथ न्याय भी हो और उनका ह्यूमन कंडीशन बना रहे, उनको मैटरनिटी लीव्स मिले, है ना। और फिर हम ये भी ध्यान रखेंगे कि उनके जो लिविंग वेजेस है उनको ऐसा हम वेज दे। अब हम उनको काम करने का वर्क दे दिए, ठीक है, उनको काम करने के लिए हम उनको छुट्टी भी दे रहे हैं, लेकिन अब उनको जब तनख्वाह दी जाएगी तो ऐसी तनख्वाह दी जाएगी कि उनमें उनका गुजारा हो सके अच्छे से, है ना। खाना, रोटी, कपड़ा, मकान, ये हमारी बेसिक नीडें होती है ना, तो इनको पूरा किया जा सके। और फिर हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि क्या कर सके, जो वर्कर्स है वो इंडस्ट्री में अच्छे से पार्टिसिपेट कर सके, है ना। तो हमने क्या देखा? आर्टिकल 39 में वेलफेयर, आर्टिकल 39 में ही क्या दिया हुआ है? एलडीसी, पीएससी। इसे हम डिटेल में आगे स्टडी करेंगे, आप बस अभी याद कर लो। आर्टिकल 39 ए में क्या है? फ्री लीगल एड। आर्टिकल 40 में पंचायत। आर्टिकल 41 में राइट टू वर्क। आर्टिकल 42 में जस्ट इन ह्यूमेन कंडीशन, मैटरनिटी लीव्स। आर्टिकल 43 में लिविंग वेजेस। आर्टिकल 43 ए में पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम चलिए आगे डिस्कस करते हैं इसे। तो आर्टिकल 38 में हमने क्या देखा कि वेलफेयर ऑफ स्टेट। वेलफेयर हमने देखा था ना, वेलफेयर नाम का एलडीसी लोअर डिविजनल क्लर्क था जो पब्लिक हेल्थ सर्विस में, पब्लिक हेल्थ सेक्टर में काम करता था। तो आर्टिकल 38 वेलफेयर ऑफ स्टेट के बारे में बात करता है, यह बताता है कि लोगों का कल्याण कैसे किया जाए। क्या बताता है? लोगों का कल्याण कैसे हो, है ना। ये इसके बारे में बताता है कि हम क्या क्या करेंगे जिससे लोग के लिए अच्छे हो, लोग की भलाई का काम हो। फिर आर्टिकल 39 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ लिविंग रिसोर्स मींस हेल्थ एक्सेट्रा। अब आर्टिकल 38 देखिए, लाइवलीहुड, एल फॉर लाइवलीहुड, रिसोर्स मींस हेल्थ, इन सब के बारे में बताता है कि हम कैसे लोगों की लाइवलीहुड को, लोग अच्छे से रहे, जिए, उनके रिसोर्स उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, लोगों को अच्छी मींस ऑफ हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन, इन सारी चीजों को अच्छे से लोगों को मिले, इन सब के बारे में आर्टिकल 39 कहता है। ठीक है, जिसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए आर्टिकल 39 में लाइवलीहुड, एल फॉर लाइवलीहुड, डी फोर क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन, मटेरियल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। सी फोर क्या हो जाएगा? कंसेंट्रेशन। पी फोर क्या हो जाएगा? पेमेंट फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ सेक्सेस, यानी कि मेल और फीमेल दोनों को इक्वल काम के लिए, इक्वल काम के लिए इक्वल पैसा मिलेगा, है ना, इक्वल पेमेंट मिलेगा। फिर एच फोर क्या है? हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स। और सी फोर चिल्ड्रन के बारे में बताया गया है कि चिल्ड्रन के पास भी राइट है ना, उन पढ़ने का राइट है, उनके पास अच्छी जीवन जीने का अधिकार है ना। तो हमने क्या क्या देखा? प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड, मटेरियल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, कंसंट्रेशन। ऐसा नहीं है कि वेल्थ क्या हो किसी एक के हाथ में ही कंसंट्रेटेड रहे, ऐसा हो कि वेल्थ सबको डिस्ट्रीब्यूटेड हो, सारी जो रिसोर्सेज है वो सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। फिर पेमेंट फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ सेक्सेस, यानी कि मेल और फीमेल जो भी इक्वल काम करेंगे उनको इक्वल पेमेंट दिया जाएगा। अब आप देखते हो ना कि जो भी, अगर मूवीज की बात ही कर लो तो मूवीज में जो मेल एक्टर होता है उसको ज्यादा पैसा दिया जाता है, जबकि जो एक्टर होती है उनको कम पैसा दिया जाता है सेम वर्क के लिए, है ना। तो ऐसा सेस ये सब नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स, मतलब ये भी ध्यान रखेंगे कि जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको उनकी अच्छी हेल्थ मिल रही है या नहीं, ठीक है, उनकी लिविंग कंडीशंस क्या क्या है, इन सारी चीजों को, और चिल्ड्रन के वेलफेयर के लिए भी काम करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? आर्टिकल 38 क्या बताता है? वेलफेयर ऑफ स्टेट, की लोगों का कल्याण कैसे किया जाए, लोगों को सुविधाएं कैसे प्रोवाइड कराई जाए, है ना, लोगों को सुविधाएं कैसे प्रोवाइड कराई जाए। और आर्टिकल 39 क्या कहता है? एलडीसी, पीएससी, लाइवलीहुड, डिस्ट्रीब्यूशन, कंसेंट्रेशन, इक्वल पे, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, एच फॉर हेल्थ, सी फॉर चिल्ड्रन। याद हो गया ना? लाइवलीहुड, लाइवलीहुड, डिस्ट्रीब्यूशन, कंसेंट्रेशन, पे, हेल्थ एंड चिल्ड्रन। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 39 ए। आर्टिकल 39 ए क्या कहता है? फ्री लीगल एड। फ्री लीगल एड मतलब, अब आपको मान लो कुछ भी आपको जानकारी चाहिए,
जानकारी चाहिए मतलब आपको न्याय कैसे होगा, आपको कुछ भी न्याय से, कोर्ट से रिलेटेड, या तो कुछ भी आपको कार्य से रिलेटेड, जो भी काम कैसे होता है इन सब के रिलेटेड आपको कुछ भी चाहिए जानकारी, तो वो आर्टिकल 39 ए के आधार पर आप क्या कर सकते हो, पा सकते हो। फिर आर्टिकल 40 क्या कहता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। आर्टिकल 40 बोलता है कि अब फ्री लीगल एड तो हम दे रहे हैं 39 ए के तहत, कि जो जो भी लोग हैं उनको क्या मिलेगा, आपको अच्छे से जानकारी मिलेगी जो भी लीगल प्रोसेस है उन सब की, ठीक है। तो आर्टिकल 40 में बोलता है कि अब किनको मिलेगी, मैं समझ याद कराने के लिए बोल रही हूँ, तो किनको मिलेगी, विलेज के लोगों को मिलेगी, है ना। तो इसीलिए आर्टिकल 40 में क्या हो गया, विलेज पंचायत का ऑर्गेनाइज किया गया। फिर आर्टिकल 41 क्या कहता है, राइट टू वर्क हमने देखा था, है ना। तो क्या हमने देखा कि लोगों को फ्री लीगल एड मिलेगी। वेलफेयर नाम का जो अधिकारी कर्मचारी था, लोअर डिविजनल क्लर्क, वो पब्लिक हेल्थ सेंटर में काम करता था, वो कहा कि वो लोगों को फ्री लीगल एड दिलाएगा, पंचायत के लोगों को, और उनको राइट टू वर्क भी देगा, है ना। राइट टू वर्क यानी कि वर्क, प्रोफेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस, ये किसमें कहा गया, आर्टिकल 41 में। तो आर्टिकल 40 में क्या कहा गया, विलेज पंचायत, और आर्टिकल 41 में क्या कहा कि विलेज पंचायत के जो भी लोग हैं, याद कराने के लिए बोल रही हूँ, विलेज पंचायत के जो भी लोग हैं उनको काम करने का अधिकार मिलेगा, उनको प्रोफेशन, उनके इच्छा अनुसार प्रोफेशन वो अपना सकते हैं, और पब्लिक असिस्टेंस मतलब गवर्नमेंट सहायता प्रोवाइड करेगी उनको, ठीक है। फिर आर्टिकल 42 क्या कहता है, अब वो लोग काम तो करेंगे, तब उनके साथ जस्ट या न्याय भी होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि उनको एकदम दयनीय स्थिति में उनके साथ काम कराया जा रहा है कि तुम काम नहीं करने सक रहे हो, फिर भी तुम काम करो, है ना। तो ऐसा नहीं होगा, उनके साथ जस्ट होगा और ह्यूमन कंडीशन उनको प्रोवाइड कराई जाएगी। अब आर्टिकल 43 क्या कहता है, सिक्योर लिविंग वेजेस। अब ऐसा नहीं है कि आप काम करा ले रहे हो और उनको पैसा ही नहीं दे रहे हो, इतना ही पैसा नहीं दे रहे हो कि वो अपना गुजारा ही कर सके। अब मान लो आप किसी को काम करवाते हो, अब यहाँ पे एक आटा खरीदने, अब आटा ही आप लेने जाओ, तो आटा का दाम आपको 40 रुपए केजी है, ठीक है, और आप उसको दे रहे हो 30 ही रुपया, तो बेचारा काम करके उसका फायदा क्या है जब वो एक रोटी भी नहीं कमा सक रहा है, ठीक है। तो आर्टिकल 43 क्या कहता है, सिक्योर लिविंग वेजेस, एंड आर्टिकल 43 ये क्या कहता है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट। अब वर्कर्स क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, मैनेजमेंट में मतलब अब ये लोग क्या करेंगे, जो वर्कर्स है, वर्कर्स की राय भी जानी जाएगी कि कैसा काम हो रहा है, उनको क्या चीज की जरूरत है ना। आई होप यहाँ तक क्लियर है आपको। ओके, आर्टिकल 44 बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये हमेशा चर्चा में रहता है और ये आपको ऐसे एज इट इज याद रखने की जरूरत है ना। इसके लिए कोई ट्रिक टेक्निक नहीं है, आपको ऐसे ही याद रखना है। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता, है ना, समान नागरिक संहिता। अब देखिए, अब हम आगे डिस्कस करते हैं आर्टिकल 55 45 टू 51। हमने देखा 36 टू 51 हमने डिस्कस करना है ना, तो हमने 43 तक डिस्कस किया, 43 ए तक, ये 44 हो गया, और अब हम क्या करेंगे 45 टू 51 डिस्कस करेंगे। देखिए, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, अब फिर से हम इसके लिए एक स्टोरी बना लेते हैं। अब गवर्नमेंट तो जान रही है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, जो चाइल्डहुड केयर होता है, 0 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं उनको पेरेंट्स क्या करते हैं, चाइल्डहुड केयर तो देते ही है। अब इसलिए गवर्नमेंट देखती है, मैं बस समझाने के लिए बोल रही हूँ, आप इसे दिल पर ना ले, ठीक है, तो मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ, तो इसे हम समझने के पर्पज से याद करेंगे। अब गवर्नमेंट देखती है जो ST SC के लोग हैं, वो अपने जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको चाइल्डहुड केयर तो प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन ये लोग क्या हो रहे हैं, इंटॉक्सिकेंट्स होते जा रहे हैं। इंटॉक्सिकेंट्स मतलब, अब ये लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ही मदिरा पान वगैरह कर रहे हैं, है ना, इंटॉक्सिकेंट्स। और अब ये क्या कर रहे हैं, मदिरा पान कर रहे हैं, ST SC कम्युनिटी के लोग मदिरा पान, ST SC लोग मदिरा पान कर रहे हैं, इंटॉक्सिकेंट्स हो रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं, अब नशे में काऊ का स्लॉटर कर रहे हैं, मतलब गायों को मार रहे हैं। अब इसीलिए क्या होगा, इसीलिए जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करती है कि नहीं नहीं, ऐसे कैसे चलेगा, इनको क्या करना पड़ेगा, कुछ काम देना पड़ेगा भाई। अब देखिए, जब हम खाली दिमाग शैतान का घर, है ना, तो इसीलिए गवर्नमेंट बोलती है कि चलो इनको कुछ काम दे देते हैं ताकि ये लोग इंटॉक्सिकेंट्स भी ना हो और ये ऐसे गाय वाय को मारने का काम भी ना करें।
इसीलिए क्या करती है गवर्नमेंट, बोलती है कि अच्छा आज से जितने भी ST SC कम्युनिटी के लोग हैं वो क्या करेंगे, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे। और क्या करेंगे, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट तो करेंगे, अब इन्वायरमेंट के अंदर क्या भी आते हैं, इन्वायरमेंट मतलब नदी, पानी, पहाड़, पेड़ पौधे, इन सारे चीजों को। अब ये तो ठीक है, ये लोग प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन हमने भी मॉन्यूमेंट्स भी है हमारे इंडिया में इतने सारे, अब उनको कौन प्रोटेक्ट करेगा। अब देखो आप कहीं पे भी जाते हो, आपको अच्छे से बड़े बड़े लिखे लिखे हुए अक्षर मिल जाते हैं, है ना, ही, सी, ये वो। तो अब गवर्नमेंट बोलती है कि अब आपको क्या करना है, इन्वायरमेंट के साथ साथ मॉन्यूमेंट्स को भी प्रोटेक्ट करना है। अब बोलती है ठीक है, अब आप ये करोगे, क्या करोगे, प्रोटेक्ट करोगे। अब इसके लिए क्या बनाया जाएगा, अब इसके लिए अगर आप नहीं करते हो तो आपको जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के पास जाना पड़ेगा। एग्जीक्यूटिव लॉ बनाएगी और जुडिशरी आपको न्याय देगी। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, आपको इनाम मिलेगा, है ना। फिर अब गवर्नमेंट बोलती है कि अब ऐसा काम अगर जो अच्छा काम करेगा, जुडिशरी क्या करेगी, उसको जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव मिल करके इंटरनेशनल पीस एंड कोऑपरेशन बनाएगी, उसको उसका हेड बना देगी। ठीक है, कहानी क्या देखा हमने, हमने देखा गवर्नमेंट देखती है कि जो लोग हैं वो क्या करते हैं, अपने जो बच्चे हैं 0 से 6 साल के बच्चे हैं उनको क्या करती है, चाहे गवर्नमेंट देखती है कि जो 0 से 6 साल के बच्चे हैं, जो पेरेंट्स है वो उनको गवर्नमेंट चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड करते हैं, है ना। लेकिन ST SC कम्युनिटी में कुछ ऐसे लोग हैं जो क्या है, इंटॉक्सिकेंट्स हैं, और ये इंटॉक्सिकेंट्स होकर के क्या करते हैं, स्लाउटर करते हैं गाँव का, ठीक है, काऊ का। इसलिए गवर्नमेंट बोलती है कि अब खाली दिमाग तो शैतान का घर है, इसलिए इनको क्या मिला जाएगा, इनको कुछ काम दे देते हैं, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, और साथ में ये मॉन्यूमेंट को भी प्रोटेक्ट करेंगे, और जो अच्छा काम करेगा उसको जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव क्या करेगी, इंटरनेशनल पीस एंड कॉपरेशन का हेड बना देगी। क्लियर है। तो आर्टिकल 45 अर्ली चाइल्डहुड केयर, आर्टिकल 46 ST SC, आर्टिकल 47 इंटॉक्सिकेंट्स के बारे में बताया गया है, आर्टिकल 48 स्लाउटर ऑफ काउ के बारे में बताया गया है कि जो भी मिल्चिंग एनिमल्स है उनका, मिल्चिंग मतलब दूध देने वाले जो भी जानवर है उनको स्लॉटर नहीं किया जाएगा, उनको नहीं मारा जाएगा, है ना। आर्टिकल 48 ए कहता है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, गायों को नहीं मारना है और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। और आर्टिकल 49 मॉन्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव के बारे में बताया गया, और आर्टिकल 51 इंटरनेशनल पीस एंड कॉपरेशन के बारे में बताया गया। अब जैसे आपसे अगर पूछेगा तो आप पूरा कहानी तो याद नहीं रखोगे ना, तो इसके लिए कहानी भी याद रख सकते हो, लेकिन फिर आपको गिनने बैठना पड़ेगा, तो इसलिए आप कुछ कुछ को याद रख लो। जैसे आर्टिकल 46 ST SC के बारे में बताया गया, तो आप कहानी से याद रखोगे, अच्छा ST SC था, ठीक है, ST SC था, ST SC से पहले क्या कर रहे थे, ST SC कम्युनिटी के लोग क्या कर रहे थे, अपने बच्चों को चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड कर रहे थे, है ना। फिर आप देखोगे अच्छा ST SC के लोग क्या कर रहे थे, इंटॉक्सिकेंट्स थे, तो आर्टिकल 46 से 47 और 45 याद हो गया, तो 48 याद रख लो, स्लॉटरिंग ऑफ काउ, ठीक है, तो आपको 48 याद रहेगा, तो आप 48 ए आपको आराम से याद रहेगा। अच्छा वो लोग काउ को मार रहे थे, इसलिए गवर्नमेंट क्या बोली थी कि चलो इनको कुछ काम देते हैं, एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करना है और मॉन्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना है। अब आपको इतना याद हो गया ना, फिर आप आर्टिकल 51 याद रख लो, इंटरनेशनल पीस एंड कॉपरेशन, तो इस तरह से आप रिलेट करके अच्छे से याद रख सकते हो, ठीक है। अब देखिए DPSP हमने जो पढ़ा ना, पहले हमने जो पढ़ा उसी को हम यहाँ पे एक बार समराइज कर लेते हैं, ठीक है। तो DPSP जो है बेसिकली इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, बेसिकली 3 पार्ट में है, इसके अंदर और फर्दर डिवीजन है, हम देखेंगे सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल्स, ठीक है। तो आर्टिकल 38 सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी, है ना, गांधीयन तो गांधीवाद, है ना, गांधीवाद, और ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, लिबरल लिबरल इंटेलेक्चुअल्स, ठीक है। अब देखिए 38 क्या कहता है, वेलफेयर ऑफ स्टेट, हमने देखा। 39 क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड, रिसोर्स, हेल्थ केयर एक्सेट्रा, हमने देखा था ना। 39 एंड 39 क्या देखा था हमने, LDC लोअर डिविजनल कलर पब्लिक हेल्थ सेंटर, है ना। 39 ए में हमने क्या देखा, फ्री लीगल एड। अब देखिए आर्टिकल 40, आर्टिकल 40 गांधीयन व्यू को बताता है, जो कि पंचायत के बारे में। आर्टिकल 41 वर्क प्रोफेशन एंड पब्लिक एड हो गया। फिर आर्टिकल 42 जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन, आर्टिकल 43 सिक्योर लिविंग वेजेस, 43A पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन फ्री इन द मैनेजमेंट, 40
फिर हमने देखा 43A हो गया ना, फिर 44 आप देखोगे कहाँ पे है, तो 44, अच्छा 44 नहीं लिखी क्या मैं, ठीक है। तो आर्टिकल 44, फिर आर्टिकल 45 हम क्या देखेंगे, 43A हो गया ना, फिर 43B में क्या हो जाएगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी, 45 में क्या हो जाएगा, अच्छा 44 में क्या है, लिबरल इंटेलेक्चुअल्स में आएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, फिर 45 में चाइल्ड केयर एंड एलिमेंट्री एजुकेशन अप टू 6 इयर्स, है ना, 6 साल के बच्चों तो को एलिमेंट्री एजुकेशन या तो फिर चाइल्ड केयर मिलेगा अच्छे से, है ना। फिर आर्टिकल 47 में क्या है, इंटॉक्सिकेंट्स का प्रोहिबिशन, उनको रोकथाम करना, जो भी जो भी आपके नशा जिन भी चीजों से होता है उन सबको रोकना, है ना। फिर आर्टिकल 48 में क्या है, जो मिल्च एनिमल्स है या जो काव है, अदर मिल्च एनिमल्स है, उनके जो स्लॉटर है उनको प्रोहिबिट करना, है ना। फिर आर्टिकल 49 में आप देखोगे मॉन्यूमेंट्स का प्रोटेक्शन हो गया। आर्टिकल 48 में आप देखोगे एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, आर्टिकल 48A में देखोगे इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ, इन सारी चीजों को आप देखोगे। फिर आर्टिकल 50 में देखोगे सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव, आर्टिकल 51 में इंटरनेशनल पीस एंड कोऑपरेटिव सिक्योरिटी सोसाइटी, ठीक है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, इंटरनेशनल पीस प्रोवाइड करना, इन सारी चीजों का। आई होप आपको याद हो गया होगा, एक दो बार आप इसे रिवाइज करोगे आपको और अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं हम कुछ अमेंडमेंट्स, इनसे रिलेटेड कुछ अमेंडमेंट्स देख लेते हैं। अब देखिए 42nd अमेंडमेंट हुआ था। 42nd अमेंडमेंट क्या बोलता है, जो भी पुअर है उनको फ्री लीगल एड मिला, फ्री लीगल एड प्रोवाइड किया जाएगा आर्टिकल 39A के तहत, और जो भी वर्कर्स है उनको क्या किया जाएगा, उनके पार्टिसिपेशन को ध्यान में रखा जाएगा आर्टिकल 43A के तहत। फिर चाइल्ड को अपॉर्चुनिटी मिली दी जाएगी, ठीक है, चाइल्ड अपॉर्चुनिटीज फॉर देयर हेल्दी डेवलपमेंट, ऐसी अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी जिससे उनका डेवलपमेंट अच्छे से हो आर्टिकल 39 के तहत, और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाएगा आर्टिकल 48A के तहत, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट कब हुआ था, 1976 में हुआ था। फिर 44th अमेंडमेंट कब हुआ था, 1978 में हुआ था। इसमें क्या बोला गया कि मिनिमाइज किया जाएगा इनइक्वालिटी इन इनकम स्टेटस एंड फैसिलिटी, जो हो गए अपॉर्चुनिटी, इन सारे चीजों को आर्टिकल 38 के तहत, ठीक है। फिर हम देखेंगे 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, 2002 में हुआ था। इसमें क्या गया, आर्टिकल 21A के तहत राइट टू एजुकेशन को जोड़ा गया, है ना। फिर देखेंगे आर्टिकल 51A, इसमें क्या बोला बताया गया है, आर्टिकल 51 हमने देखा इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी, इन सारी चीजों के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 51 में हम देखेंगे गार्जियन ड्यूटी टू प्रोवाइड, गार्जियन की ड्यूटी होगी कि वो क्या करे, अपने 6 से 14 साल के बच्चों को क्या प्रोवाइड करे, एजुकेशन प्रोवाइड करें, ठीक है। तो आर्टिकल 51A और आर्टिकल 21A लगभग लगभग क्या है, सेम है, क्वेश्चन आया था यहाँ पे, ठीक है। फिर 97 क्या बताता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, 43B, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज हम बाद में अलग वीडियो में हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी 97th अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया 43B में, है ना। अब देखिए सब इंपॉर्टेंट केसेस हम देख लेते हैं। सबसे पहले चंपकम दोराईराजन केस, चंपाकम दोराईराजन केस 1951 में हुआ था, है ना। इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है कि फंडामेंटल राइट्स जो है ये प्रिवेल ओवर डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स को डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो भी नीति निर्देशक तत्व है, इनके ऊपर क्या दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी। और दूसरा क्या बोला है, फंडामेंटल राइट्स आर अमेंडेबल, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स अमेंडेबल है ना, ये यहाँ पे बताया जाता है। अब हम देखेंगे यहाँ पे गोलकनाथ केस 1967, गोलकनाथ केस पंजाब वर्सेस गोलकनाथ केस हुआ था 1967 में। बेसिकली इसमें हुआ था, गोलकनाथ एक पर्सन थे, ठीक है। जमींदारी सिस्टम के बारे में आप जानते हो, है ना, जमींदारी सिस्टम जिसकी वजह से क्या हुआ था, जमींदारों के पास बहुत सी जमीन इकट्ठा हो गई थी। अब जमींदारी सिस्टम के चलते अब पंजाब गवर्नमेंट क्या डिसाइड करती कि जमींदार के पास इतनी जमीन है, तो एक एक्ट पास करती है और बोलती है कि अब जमींदार जो भी सरप्लस जमीन है, एक्स्ट्रा जमीन है, वो क्या करेगी, पंजाब गवर्नमेंट वेलफेयर के काम में यूज करेगी, उसे वो क्या कर लेगी, एक्वायर कर लेगी। और वहीं पे सामने आते हैं गोलकनाथ, जिनके पास लगभग 500 एकड़ की जमीन होती है, और वो इस बिल से राजी नहीं थे। अब बोलते हैं नहीं भाई, हमें तो ये मंजूर नहीं है फैसला, और हम कहाँ जाएंगे अब सुप्रीम कोर्ट।
और सुप्रीम कोर्ट जाते हैं जहाँ 11 जज बैठते हैं, ठीक है, डिस्कशन के लिए। अब यहाँ पे क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को नहीं ले सकती है, फंडामेंटल राइट को छीन नहीं सकती है, ठीक है। और पार्लियामेंट के पास ये कोई अधिकार नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर सके, अमेंड कर सके। पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं है। अब पार्लियामेंट हो गई गुस्सा। अब वो क्या करती है, 24th अमेंडमेंट करती है और पार्लियामेंट बोलती है कि फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड, फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है। अब 24th अमेंडमेंट तो करती है और साथ में 25th अमेंडमेंट भी कर देती है। अब 25th अमेंडमेंट में वो क्या बोलती है कि नो लॉ while seek to implement Article 39B and C shall be declared null and void। Article 39B और C के तहत जो भी on the grounds of Article 14 and Article 19। Article 14 और Article 19 में जनरली संपत्ति का अधिकार जो 19(1) के F में था ना, उसके बारे में बताया गया, संपत्ति के अधिकार के बारे में। तो ये क्या कर देगी, कोई भी जो भी आर्टिकल 39B के सब क्लॉज C के अनुसार जो है वो क्या कर दिया जाएगा, नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। 25th अमेंडमेंट के तहत ये क्या करती है, पार्लियामेंट कहती है। और पार्लियामेंट ये भी कहती है कि अच्छा, यहाँ पे एक देखेंगे कि गोलकनाथ केस में जो सुप्रीम कोर्ट कही थी, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आर्टिकल 368 के अनुसार क्या होता है, आर्टिकल 368 के अनुसार हम अमेंडमेंट कर सकते हैं, है ना। और अमेंडमेंट करेंगे तो आर्टिकल 13 के अनुसार जो भी अमेंडमेंट होगा उसे हम क्या कर लेंगे, लॉ मान लेंगे, है ना। लेकिन अब कोई भी हम ऐसा लॉ नहीं मान सकते हैं जो फंडामेंटल राइट का हनन करता है। अगर कोई ऐसा लॉ बन रहा है जो फंडामेंटल राइट का हनन करता है, उसे हम क्या कर देंगे, नॉन वैलिड डिक्लेयर कर देंगे, है ना। और इसीलिए ये जो 25th अमेंडमेंट पार्लियामेंट करती है, उसमें ये क्या करती है, जो आर्टिकल 368 और आर्टिकल 13 दोनों में ही चेंजेस कर देती है। पहला तो बोलती है पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है फंडामेंटल राइट को, और 25th अमेंडमेंट के तहत क्या बोल देती है, वो 36 आर्टिकल 368 और 13 में भी चेंजेस कर सकती है। और इसको एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को एक तरीके से पूरी तरीके से नकार देती है ना। अब फिर आता है केशवानंद भारती केस 1973 में। अब ये केरल के वर्सेस में होता है। देखिए, अब यहाँ पे गवर्नमेंट पहले, इसके पहले जब गोलकनाथ केस हुआ था उसमें क्या बोली, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो क्या कर सके, फंडामेंटल राइट को चेंज कर सके, है ना, फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सके। अब केशवानंद भारती केस में यहाँ पे भी इनके पास ये एक तरीके से मठ गुरु होते हैं केशवानंद, इनके पास बहुत एकदम बहुत सारी जमीन होती है ना। तो केरल की जज बोलती है कि हम या ले लेंगे, केरल की जो पार्लियामेंट, केरल गवर्नमेंट बोलती है कि हम इसे क्या करेंगे, एक्वायर करेंगे। तो केशवानंद जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है, 13 जजेस की बेंच बैठती है और इसमें डिसीजन होता है कि फंडामेंटल राइट को ठीक है पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है। क्योंकि केशवानंद भारती केस में हमने नहीं, गोलकनाथ केस में हमने क्या देखा कि सुप्रीम कोर्ट का तो डिसीजन को तो एकदम पार्लियामेंट क्या कर दी थी, हमें तो कोई मतलब ही नहीं है ना। तो इसलिए इसमें सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि ठीक है, फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता है, लेकिन इसके बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता है ना। जो 24th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में पार्लियामेंट क्या बोलती है कि हम फंडामेंटल राइट में क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट बोलती है ठीक है, कर लो अमेंडमेंट, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर में कोई भी छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। अब लेकिन यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, फंडामेंट, ये बेसिक स्ट्रक्चर, ये जो वर्ड है, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी दिया नहीं गया है, ठीक है। फिर आर्टिकल 25 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करती है, उसमें ये जो सुप्रीम कोर्ट है वो बोलती है कि ठीक है, तुम जो फर्स्ट प्रोविजन बोल रहे हो वो तो चलो ठीक है कि फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता है, लेकिन सेकंड प्रोविजन बोल रहे हो जो कि हम आर्टिकल 30 जो लॉ में हम चेंजेस कर दे रहे हैं, वो क्या है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है भाई, उसको हम नहीं मानते हैं, है ना। तो केशवानंद भारती केस में हमने देखा कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या बोल देती है, पहले तो गोलकनाथ केस में बोलती है कि अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट में नहीं कर सकती है ना। और फिर इसमें बोलती है कि ठीक है, अमेंडमेंट कर सकती है। हालांकि 11 जज, इसमें 13 जज बैठते हैं और ये 7 आउट ऑफ 6 से पास होता है। मतलब 6 इसके फेवर में रहते हैं कि फंडामेंटल राइट्स को, मतलब ये प्रॉपर्टी इसकी अक्वायर नहीं कर सकती है ना। और जो 7 रहते हैं वो इसके फेवर में रहते हैं कि हाँ एक्वायर कर सकती है, लेकिन इसमें और बहुत एकदम तगड़ा कंपटीशन रहता है यहाँ पे। 7 आउट ऑफ 6
कि ऐसे पास होता है, सिर्फ एक वोट के जरिए ये क्या हो जाता है, पास हो जाते हैं। ठीक है, अब फिर हम देखेंगे मिनर्वा मिल केस। मिनर्वा मिल केस 1980 में होता है। इसमें क्या बोलते हैं, अब देखिए जो केशवानंद भारती केस था ना, उसी को ये क्या करता है, स्ट्रेंथन करने का काम करता है। इसमें हम देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मिनर्वा मिल बेंगलुरु में आपको देखने को मिलेगा, बेंगलुरु में मिनर्वा मिल। तो यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंड ऑन बैक रोक ऑफ बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। अब यहाँ पे ये बोला गया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बीच में एक बेडरॉक की तरह काम करता है, मतलब एक बैलेंस की तरह काम करता है ना। और ये क्या बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया जाएगा, इवन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत भी आप इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो। और पार्लियामेंट क्या कर सकती है, कैन अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट रीराइट इट। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड तो कर सकती है, लेकिन इसको दोबारा से लिख नहीं सकती। अब आप अपने मन से कुछ भी अमेंड नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये बोली मिनर्वा मिल केस में। और स्ट्रेंथन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन, केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पहले बार बताया गया, और फिर इसमें ये मिनर्वा मिल केस में इसे क्या किया गया, और स्ट्रेंथन करने का काम किया गया। ठीक है, अब हम देखेंगे डायरेक्ट, अब लास्ट ये हम देखते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये क्या है, चेक ऑन बैंक पेबल एट कन्वीनियंस ऑफ द बैंक। ये किसने कहा, तो प्रोफेसर केसी शाह ने कहा। आई होप आपको डीपीएसपी क्लियर होगा। ठीक है, और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी अपकमिंग वीडियोस है, क्योंकि ये हमारी पॉलिटी की एक सीरीज चल रही है अभी, तो आपको इससे रिलेटेड जो भी अपकमिंग वीडियोस हैं वो आपको आराम से मिलते जाए, है ना, और आपका पॉलिटी आराम से अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।